एरोमेटिक एसिड्स। एरोमेटिक का मतलब यह है कि बेंजीन रिंग होना चाहिए। बेंजोइक एसिड इसको बोलते हैं। अगर इस पर कहीं EWG प्रेजेंट हो ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन पर, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ खुद बेंजोइक से ज्यादा हो जाती है। और अगर कहीं इस पर ERG प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, केवल मेटा या पैरा पोजीशन पर, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक से कम हो जाती है। लेकिन मैंने जानबूझकर ERG के केस में ऑर्थो नहीं लिखा, क्योंकि बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर कुछ भी प्रेजेंट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, इट जनरली इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है ना? तो जरा ऑर्थो इफेक्ट के बारे में लिखो। ऑर्थो इफेक्ट OE। ऑर्थो इफेक्ट लिखो। when a group is present at ortho position of benzoic acid, when a group is present at ortho position of benzoic acid, then irrespective of its nature, it generally increases the acidic strength as compared to benzoic itself. I repeat, when a group is present at ortho position of benzoic acid, then irrespective of its nature, matlab whether it is ERG or EWG, it generally increases the acidic strength as compared to benzoic itself. यानी बेंजोइक की तुलना में, इसका मतलब ये हुआ बेटे कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा दें, तो चाहे वो ग्रुप ERG हो चाहे वो EWG हो, वो जनरली बेंजोइक से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसमें केवल दो ही एक्सेप्शन है बेटे, OCH3 और NH2। इनकी प्रेजेंस में ऐसा नहीं होता। बाकी कोई भी ग्रुप अगर प्रेजेंट है ऑर्थो पोजीशन पर, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को खुद बेंजोइक की तुलना में बढ़ा देता है। दो एक्सेप्शन है हालांकि इसके, इनको छोड़कर। क्यों ऐसा होता है भाई? दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट ना। रीजन फॉर ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट के दो रीजंस हैं। एक है SIR। SIR का मतलब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। नोट करें तो इफेक्ट ड्यू टू SIR, ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू SIR। जरा देखें, आप सभी लोग बोर्ड की ओर देखें। मान लीजिए हमने एक बेंजोइक एसिड ले लिया, इसमें ये अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। अब जब ये रेजोनेंस होता है और ये O- हो जाता है, उसी समय ये वाला ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब इस ऑक्सीजन को H+ फायर करना है, इस ऑक्सीजन को H+ फायर करना है ताकि ये न्यूट्रल स्टेटस गेन कर सके, और इसीलिए तो ये एसिड है।
इसीलिए तो COH ग्रुप एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें से H+ निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि O+ बनता है और O+ को प्लस चार्ज नहीं चाहिए। So at the time when it is ready to fire H+, there is a possibility of back supply of electron through resonance from the side of benzene ring. What do you say, yes or no? There is a possibility. So because of this remote possibility of back supply of electron, this H+ firing is not very quick as compared to the other case. See here, आप देखें, जब इसके ऑर्थो पोजीशन पर एक G लगा दिया, ये G जो है वो ERG हो या EWG हो, लेकिन अब इसने अपने बड़े आकार की वजह से, इसने अपने बड़े शेप की वजह से इसको आउट ऑफ प्लेन कर दिया। क्यों? ये चला गया आउट ऑफ प्लेन। ठीक है ना, बात समझ में आई क्या? दिस ग्रुप गोज आउट ऑफ प्लेन, यही तो SIR है, इसी को तो SIR बोलते हैं ना बेटा। अब ये आउट ऑफ प्लेन है, लेकिन यहां पर रेजोनेंस तो हो रहा है ना बेटा, रेजोनेंस तो फिर भी हो रहा है। जब ये रेजोनेंस होगा तो क्या सीन बनेगा बताओ? सीन ये बनेगा कि आउट ऑफ प्लेन रहते हुए भी इस G ने, जिसने आउट ऑफ प्लेन भेजा है इसको, इसके आउट ऑफ प्लेन होते हुए भी यहां पर हो जाएगा एक नेगेटिव चार्ज और यहां हो जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज और O+H. Now this O+ also is going to fire H+ so that it can attain neutral status. मुझे एक बात बताओ, क्या इस बार बैक सप्लाई का कोई चांस है? क्यों नहीं है? Because of loss of planarity. Now what do you think? Which O+ will fire H+ faster? Previous one or this one? बात समझ में आ रही है? Because this is not having any back supply. There is no chance for back supply due to loss of planarity. बात समझ में आई? तो ये एसिड पिछले वाले केस से ज्यादा स्ट्रांग हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि SIR की वजह से COH आउट ऑफ प्लेन हुआ और आउट ऑफ प्लेन होने से बैक सप्लाई का चांस नहीं बचा। यू अंडरस्टैंड? सो बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा हो, ERG हो या EWG हो, ठीक है ना, SIR की वजह से एसिडिक्शन बढ़ जाती है। हालांकि हमने अभी तक पढ़ा था कि ERG की प्रेजेंस में एसिडिक्शन कम होती है और EWG की प्रेजेंस में एसिडिक्शन बढ़ती है, लेकिन अगर बेंजोइक के ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगा हो तो उसका नेचर कैसा भी हो, वो जनरली एसिडिक्शन को बढ़ाता है। हालांकि इसके दो एक्सेप्शन है, कौन कौन से बोलो? OCH3 और NH2। बात समझ में आ गई? नोट करो जरा कि अगर SIR ही ऑर्थो इफेक्ट का एकमात्र रीजन होता तो इन दोनों एसिड्स में से सेकेंड एसिड को ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, क्योंकि OH तो बहुत स्मॉल साइज का है। बल्कि आपको तो पता है, मैंने बता रखा है कि O- OH NH2 और साइनाइड ये SIR करते भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अगर SIR ही ऑर्थो इफेक्ट का एक होल क्राइटेरिया होता, in that case second acid would have been more stronger, but actually second is not present. बात समझ में आ रही है? That means there is some other reason also for ortho effect. ऑर्थो इफेक्ट का कोई एक और रीजन जरूर है या कोई और दूसरे रीजन जरूर है अदर देन SIR, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर बोलते हैं। जरा लिखें इस बात को, लिखें। if SIR was the whole soul criteria for ortho effect, if SIR was the whole soul criteria, SIR were the whole soul या only लिख दे, if SIR were the only criteria for ortho effect, then second acid, ये दोनों एसिड बना लेना अभी है, second acid would have been stronger, then second acid would have been stronger, but actually first is stronger than second. मैं फिर से बोल लेता हूं, if SIR were the whole soul criteria for ortho effect, then second acid would have been more stronger, but actually first is stronger. ये फर्स्ट और सेकंड मैंने यहां बना रखा है, इसको फर्स्ट को बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्गर, दैट मीन्स
some other factor also is responsible for OE, ortho effect. That means some other factor is also responsible. उसको हम बोलते हैं ortho effect due to इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर. इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में मेनली हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. जैसे ये सैलिसिलिक एसिड ले लें. अब इस सैलिसिलिक एसिड में जब H+ फायर होगा तो मुझे बताएं ज्यादा एसिडिक H+ किसके पास है, COOH ग्रुप के पास है या OH ग्रुप के पास है? COOH. जब COOH ने H+ को फायर किया तो क्या इस COOH के पास जो निगेटिव चार्ज बना वो इक्वली डिस्पर्स हो गया? क्यों? -½ और -½ बन गया. बोलो हाँ या ना बोलो. और OH ग्रुप ने क्या इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी दे रखी है. एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर रिंग इज मोस्ट इफेक्टिव. ठीक है ना. तो इसलिए ड्यू टू H बॉन्ड स्टेबिलिटी दिस एनायन इज वेरी स्टेबल. एंड सिंस इट इज वेरी स्टेबल दैट मीन्स द करस्पॉन्डिंग एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर. मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्टेबल एनायन बनाते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म्स स्टेबल एनायन, यही नारा है. और इस एनायन को किस तरह की स्टेबिलिटी मिली है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की. मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो हमने COOH लिया होता, OH और OH लिया होता इस तरह से, और इसमें से H+ फायर हो गया, बोलो ज्यादा स्टेबल कौन सा एनायन है, ऊपर वाला या जो अब ये बनने जा रहा है? क्यों? बोलो क्यों? इसको दोनों ओर से H बॉन्डिंग का स्टेबिलाईजेशन मिलने वाला है. तो दिस इज मोर एसिडिक. बात समझ में आई? अच्छा मुझे बताओ, अगर ये मेटा पर लगा होता तो ये -I होता केवल, और अगर ये पैरा पर लगा होता तो +M होता. OH कैसा होता? +M > -I. तो इन दोनों में ये ज्यादा एसिडिक होता है. इन तीनों में बताओ, तीनों में सैलिसिलिक एसिड और उसके दूसरे आइसोमर्स में सबसे स्ट्रांग कौन है? सैलिसिलिक खुद या इन दोनों में से कोई? सैलिसिलिक. क्यों? उसने ऑर्थो इफेक्ट कर रखा है. ठीक है ना. इन चारों में बताना OH फर्स्ट और फिर सैलिसिलिक ऑर्थो पर हाइड्रोक्सी लगाया, फिर मेटा पर हाइड्रोक्सी लगाया, फिर पैरा पर हाइड्रोक्सी लगाया. बोलो बोलो बोलो. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यही हो जाएगा. सबने कर लिया. आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि JEE 2016 का क्वेश्चन है, एडवांस का. अभी आया, ये हमारे नोट्स में पहले से भी है. ठीक है ना. तो अभी इसी साल ये क्वेश्चन आया था एडवांस में. इसका यही आंसर था. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. थर्ड और फोर्थ में बताओ. बोलो. यहां तो ऑर्थो इफेक्ट है, ये तो अलग हो गया, दोनों ओर से ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है. यहां ऑर्थो इफेक्ट है, यहां पर क्या है? ओनली -I, और यहां पर +M > -I. तो मुझे एक बात बताओ, +M से ये डोनर बन गया, और इलेक्ट्रॉन डोनर्स की प्रेजेंस में एसिडिक्शन क्या होती है? कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है? कम हो जाती है. और यहां ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है क्योंकि मेटा पर M काम नहीं कर रहा. समझ नहीं पा रहे हो यार? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. और डोनेटिंग भी ऐसा वैसा नहीं, +M से डोनेट कर रहा है. ठीक है ना. बात समझ में आई? तो ये JEE का क्वेश्चन है. जैसे ही के बारे में बात कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में ही अगर मान लो हमने COOH और NO2 ले लिया, तो इसमें से H+ निकलने के बाद, ठीक है ना, ये जो COOH बनता है, COO- बनता है. आपको तो पता है कि COO- में रेजोनेंस हो रही है और दोनों ऑक्सीजनों पर इक्वल चार्ज शेयर्ड है. ठीक है ना. और ये जो NO2 ग्रुप है ना, NO2 ग्रुप जो है वो कैसा है? बोलो. N+O- और एक डबल बॉन्ड हो, यही तो है ना. इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आ जाता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है. मतलब NO2 के जुड़ने से, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर NO2 के जुड़ने से SIR भी होता है, और साथ में
इस तरह का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रहता है। और इन दोनों ही वजहों से ये जो ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है। मैंने आपको बताया था कि SIR ही ऑर्थो इफेक्ट के लिए एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स भी हैं जो ऑर्थो इफेक्ट करवाते हैं। उनमें सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था इंट्रामोलिकुलर हार्डवेयर बॉन्डिंग। उसके अलावा एक ये भी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग केसेस में एग्जांपल्स लेके, मतलब मैं एक काम करूंगा कि बेंजोइक एसिड के ऊपर अलग अलग पोजीशंस पर सेम ग्रुप लगाता हूं। जैसे NO2 से शुरू कर देते हैं, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड और बेंजोइक खुद। बताओ, मतलब मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे पहले आप लॉजिक समझाओ। यहां पे क्या क्या इफेक्ट्स हैं बोलो। नाइट्रो के कौन कौन से इफेक्ट लगते हैं बेटे? -M -I, और साथ में ऑर्थो इफेक्ट भी लग रहा है। यहां पे केवल -I काम कर रहा है, यहां पर -M -I काम कर रहा है। तो जाहिर है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा बोलो? फर्स्ट, उसके बाद सेकंड या थर्ड? थर्ड, उसके बाद सेकंड और उसके बाद फोर्थ। बताओ आपने थर्ड को सेकंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहा? क्योंकि थर्ड में ये -M से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है जो ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है ना। एक और कोई ग्रुप लगा लेते हैं, कोई ग्रुप बताओ। Cl ले लेते हैं, ऑर्थो क्लोरो, मेटा क्लोरो। जब हम हेलोजेंस को एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कंपैरिजन करते हैं तो उनको सिर्फ -I ग्रुप मानना चाहिए, -I जैसा मानना चाहिए, ठीक है ना। वैसे इफेक्ट क्या है बोलो? -I ग्रेटर देन +N, और साथ में ऑर्थो इफेक्ट भी है। यहाँ केवल -I काम कर रहा है, यहाँ पर -I ग्रेटर देन +M, ठीक है ना। बताओ सबसे पहले ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा और फिर बेंजोइक खुद, ठीक है ना। जैसे जैसे Cl दूर होगा उसका -I इफेक्ट कमजोर होता जाएगा। हेलोजनों को जब भी आप एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कंपेयर करेंगे तो आप उन्हें सिर्फ -I माने, ठीक है, नोट करें। और कोई ग्रुप बताओ। CH3 लगाओ, CH3, COOH CH3, ये है टोलुइक एसिड, ऑर्थो टोलुइक एसिड, मेटा टोलुइक एसिड और पैरा टोलुइक एसिड, और साथ में बेंजोइक खुद, ठीक है ना। इन तीनों को बोलते हैं ऑर्थो, मेटा, पैरा टोलुइक एसिड, ठीक है ना। चलो इफेक्ट्स बताओ, बोलो। प्लस हाइपर कंजुगेशन +I, ठीक है ना, और साथ में ऑर्थो इफेक्ट भी है। यहां पर केवल +I काम करेगा, यहां पर बोलो प्लस हाइपर कंजुगेशन और +I। ये तो डोनर्स है, लेकिन पहला इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट है। उसके बाद बेंजोइक खुद सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड में आपने थर्ड को वीक क्यों बताया सेकंड से? क्योंकि थर्ड में वो CH3 बेटर डोनर है थ्रू हाइपर कंजुगेशन विच इज नॉट ऑपरेटिंग फ्रॉम द मेटा पोजिशन। बात समझ में आ गई? कर दोगे? तो ये टोलुइक एसिड है। सेकंड और थर्ड में सेकंड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है और थर्ड भी इलेक्ट्रॉन डोनर है। सेकंड किस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बता? +I, और थर्ड +H। तो ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट कौन सा है? बहुत मारूंगा मैं। +H ज्यादा डोमिनेंट है, इसका मतलब ये बेहतर डोनर है। तो ज्यादा अच्छे डोनर की प्रेजेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ और घट जाएगी। समझ गए? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। बस ऑर्थो पोजीशन पर ये सीन नहीं चलता, ऑर्थो पोजीशन पर ऑर्थो इफेक्ट लगने लग जाता है, लेकिन ये केवल बेंजोइक एसिड में ही होता है। ठीक है ना? कोई और ग्रुप ले लो। जैसे मान लो हमने ले लिया FCl BrI, ऑर्थो पर ले लेते हैं।
तो साइज बढ़ने के साथ साथ SIR भी बढ़ेगा, क्यों? तो I वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई ऐसा केस हो जब SIR सब में लग रहा हो, जैसे मान लो यहां NO2 है, यहां पर है OCOCH3, SIR सभी में लग रहा है। ये है COOCH3, और ये है NHCOCH3। मान लो हमने ऐसा एग्जांपल लिया है कि सभी में SIR लग रहा है, तो ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए हम केवल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखते हैं। जब SIR सब में लग रहा है तो केवल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से चेक करो। बताओ NO2 का क्या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, बोलो। -M और -I। OCOCH3 का बोलो, +M ग्रेटर देन -I, और CO -M -I, और इसका +M ग्रेटर देन -I। यहां पर +M ज्यादा है, क्यों? और यहां पर -M ज्यादा है, तो -M वाले ज्यादा एसिडिक होंगे। पहले तो फर्स्ट और फोर्थ में ज्यादा एसिडिक कौन है? फर्स्ट और थर्ड में, सॉरी, फर्स्ट, उसके बाद थर्ड। अब सेकंड और फोर्थ में आप फैसला कर लो, ज्यादा वीक होगा NH वाला, क्योंकि उसका +M ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा सेकंड, फिर फोर्थ। यहां एक नोट लिखना कि जब सभी में SIR हो तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से ही एसिडिक ऑर्डर बताते हैं। फोर्थ और सेकंड में कंपैरिजन कर लो SIR से, साइज से। फोर्थ एग्जांपल में सभी में SIR लग रहा है, लेकिन साइज I की ज्यादा है। हाँ, नोट लिख लो। मैं यहाँ एक एग्जांपल लिखता हूं, पैरा पे सबको बना रहा हूं, जब तक आप लिख लें जरा। वहां पर एक नोट लिख लें पिछले एग्जांपल में कि जब SIR सभी में लग रहा हो तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से डिसाइड करते हैं। When SIR is present in all cases, then acidic order is decided by electronic effects. इस एग्जाम्पल को देखें बेटे, इसमें ये NO2 -M -I कर रहा है, CH3 प्लस हाइपर कंजुगेशन प्लस I कर रहा है, COOH -M -I कर रहा है, और यहां पर एक्चुअली एसिडिक ग्रुप ये है और ये -M -I कर रहा है। सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और बल्कि सल्फोनिक एसिड सभी ऑर्गेनिक एसिड्स में सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, स्ट्रांग होता है। क्यों? तो बताओ, इसका आंसर बताओ। 4 सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, और फिर सेकंड। फोर्थ को आपने सबसे ज्यादा क्यों कहा? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है बल्कि सल्फोनिक एसिड है। ठीक है ना? ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, सल्फोनिक एसिड है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, बताओ X, Y और Z, इन तीनों एसिड्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? बोलो। Y। क्यों? क्यों बेटे? ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। फिर X हो जाएगा, और फिर Z। X और Z में आपने X को ज्यादा क्यों कहा? क्योंकि इसका -I तो लग रहा है ना नजदीक से, इसमें -I भी नहीं लग रहा किसी का। समझ में आई? दूर से -I। COOH ग्रुप, एक COOH ग्रुप दूसरे COOH पे -I तो करेगा कम से कम। एक क्वेश्चन और है, बोलो।
XYZ मुझे एक बात बताओ, COOH ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे या NH3 प्लस? COOH। तो जाहिर है X और Z ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, Y इनमें वीकेस्ट है। अब X और Z में से फैसला कर दो। क्यों? NH3 कैसा ग्रुप है? प्लस आई लगाता है या माइनस आई लगाता है? माइनस आई। ठीक है ना? कोई भी ग्रुप अगर ओवरऑल पॉजिटिव हो जाए तो माइनस आई लगाता है। तो अब इसका माइनस आई इसके नजदीक है, तो बताओ आंसर बताओ। X, Z और Y। मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है। ठीक है, हाँ बोलो। इन दोनों में बताओ ज्यादा एसिडिक कौन होगा? रीजन भी बताना, रीजन भी। एरोमेटिक या एलिफैटिक? एरोमेटिक ऑफ कोर्स। एरोमेटिक हमेशा एलिफैटिक से ज्यादा एसिडिक होते हैं। केवल एक एक्सेप्शन है, कौन सा? बोलो बोलो, कौन सा एक्सेप्शन है? एक फॉर्मिक एसिड जो बेंजोइक से ज्यादा एसिडिक होता है। पहले हम लोग कर चुके हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलो, अरे इसमें क्या कॉपी करना? फिनॉल्स में आ जाओ बेटा। फिनॉल्स का फॉर्मूला है बेंजीन पर OH या C6H5OH या PHOH। ठीक है ना? क्लियर है? अब जरा मेरी बात सुनो। अगर फिनॉल में EWG लगाएं, किसी भी एसिड में जैसे कि लगाते हैं, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ खुद फिनॉल से ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये EWG कहीं भी लगा हो, ऑर्थो, मेटा या पैरा कहीं भी लगा हो, अगर फिनॉल में ERG लगाएं, ऑर्थो, मेटा या पैरा पर, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिख लेना जरूरी है कि फिनॉल्स में ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता। नो ऑर्थो इफेक्ट इन फिनॉल्स, प्लीज। नो ऑर्थो इफेक्ट इन फिनॉल्स। फिनॉल्स में कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता। ठीक है? अब जरा एग्जांपल्स देख लो। अगर हमने Cl लगा दिया, मान लो, मैंने आपको बताया था कि हेलोजेंस के लिए आप हमेशा -I मानकर चलें। ऑर्थो, मेटा, पैरा और साथ में फिनॉल इटसेल्फ। बताओ बेटे, ये है -I ग्रेटर देन +M, ये है -I, ये है -I ग्रेटर देन +M, लेकिन इसका -I इसके +M पर बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। तो आंसर बताओ। 1 2 3 4। क्यों बेटा? नोट करो। और एग्जांपल कर लेते हैं। फिनॉल पर CH3 लगाता हूं। इन CH3 अगर फिनॉल पे लगाए ना, तो इसका नाम होता है, कॉमन नेम होता है क्रिसॉल। तो पहला है ऑर्थो क्रिसॉल, दूसरा है मेटा क्रिसॉल और ये तीसरा है पैरा क्रिसॉल और खुद फिनॉल। इन तीनों के नाम है ऑर्थो, मेटा, पैरा, क्रिसॉल। ठीक है ना? बताओ भाई क्या क्या इफेक्ट्स हैं, बताओ। CH3 कौन कौन से इफेक्ट लगाता है, बोलो। प्लस हाइपर कंजुगेशन और +I। यहां पर केवल +I, यहां पर प्लस हाइपर कंजुगेशन और +I। तो क्या इन सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिनॉल खुद ही है? उसके बाद सेकंड हो जाएगा। सेकंड स्ट्रॉन्गर होगा थर्ड से और फर्स्ट से। सेकंड क्यों स्ट्रॉन्गर है थर्ड से? क्योंकि यहाँ केवल +I है और यहाँ हाइपर कंजुगेशन भी। फर्स्ट इज वीकेस्ट क्योंकि उसका +I भी क्लोज है और हाइपर कंजुगेशन तो खैर वो कर ही रहा है।
अगर कभी OH F ले लें और फिनॉल के पैरा पर Cl लगा दें, मतलब सेम पोजीशन पे, जैसे ऑर्थो पर F और ऑर्थो पे Cl लगा दें, या मेटा पे F और मेटा पे Cl लगा दें, या पैरा पर F और पैरा पे Cl लगा दें, तो हमेशा क्लोरो वाला ही ज्यादा स्ट्रांग एसिड होता है। ठीक है ना, क्लोरो वाला ही हमेशा ज्यादा स्ट्रांग एसिड होता है, इस बात को याद रखना। करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर अगर F और Cl लगाकर चेक करें तो क्लोरोफिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फ्लोरोफिनॉल इन केस व्हेन बोथ ऑफ देम आर हैविंग इक्वल पोजीशंस। रीजन क्या है? हाँ, डी ऑर्बिटल की वजह से, करेक्ट। रीजन क्या है भाई? देखो, अगर पैरा फ्लोरोफिनॉक्सी ग्रुप ले लें, फिनॉक्साइड ग्रुप ले लें, ये वाला, जब H+ फायर करेगा तो ये बनेगा ना बेटे, तो रेजोनेंस होगा, निगेटिव चार्ज यहां आएगा रिंग के ऊपर, रिंग के ऊपर आने से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर बन जाएगा और पैरा पे F लगा हुआ है। अगली बार जब रेजोनेंस होगा और नेगेटिव चार्ज यहां पाई बॉन्ड बनाएगा तो दूसरा नेगेटिव चार्ज यहां पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? इन ए सेंस वी कैन से दैट नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड। इस बार ये उस पोजीशन पर आ गया जहां पर F डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और ये F के -I की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगली बार जब ये नेगेटिव चार्ज यहां बॉन्ड बनाता है तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहां नेगेटिव चार्ज बनाएगा। इस तरह से हमें कुल 5 RS मिलने जा रही है। ठीक है ना, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें मिलने वाली हैं। उसके बाद ये यहां आएगा और ये यहां आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा और पैराफ्लोरोफिनॉक्साइड आयन। अब जरा मेरी बात सुनो, ऐसा ही बिल्कुल रेजोनेंस, ऐसा ही रेजोनेंस होगा सेकंड वाले केस में भी। सेकंड वाले केस में जब पैरा क्लोरो फिनॉक्साइड आयन बनेगा H+ को फायर करके, तो आप देखें पहले रेजोनेंस यहां हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऑर्थो पोजीशन, बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा। ऐसे जब भी कोई चार्ज रिंग में उतरता है तो हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन से होता हुआ निकलता है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। अब ये नेगेटिव चार्ज वापस से जब पाई बॉन्ड बनाएगा तो दूसरा बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज बना लेगा और अब की बार ये नेगेटिव चार्ज पैरा पर आ जाएगा। इन अ सेंस वी कैन से दैट नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस थ्रू रेजोनेंस। यहां Cl आ गया। ठीक है ना, अगली बार ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे चला जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर वाले केस में ये आया था, और फिर अगली बार ये O- पर वापस O- बना लेगा और रिंग में बॉन्ड जो है एरोमेटिसिटी आ जाएगी। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये वाली, जिसमें नेगेटिव चार्ज और Cl दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर हैं, इसमें एक डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाएगा। क्यों, क्या कहते हो, हाँ या ना? तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज Cl पे जा सकता है, तो इसको कुल 6 RS मिलेंगे। क्यों, जबकि ऊपर वाले केस में केवल 5 RS थे। तो ज्यादा स्टेबल एनायन किस केस में मिला? क्लोरोफिनॉल के केस में। इसीलिए क्लोरोफिनॉल, और यही नहीं, अगर ऑर्थो पर है तो भी क्लोरो वाला ही ज्यादा एसिडिक है, मेटा पर भी ज्यादा एसिडिक है और पैरा पर तो है ही। ठीक है ना, मतलब Cl का जो वेकेंट डी है ना वो जरूर कोई रोल प्ले करता है। COOH में भी ऐसा ही होता है, बेंजोइक एसिड में भी ऐसा ही होता है। ठीक है ना, मेटा पर रहने से एग्जैक्टली डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी जो खाली डी ऑर्बिटल है वो रिंग के साथ कुछ न कुछ ऐसा कॉन्जुगेशन करता होगा जिसकी वजह से कि एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती होगी। ठीक है ना, और कोई डाउट तो नहीं है? जरा देखो बेटे, OH पर CH3 लगाया ऑर्थो पोजीशंस पर और पैरा पर NO2 लगाया, और फिनॉल के मेटा पर CH3 लगवाया और पैरा पर NO2 लगवाया। क्वेश्चन है कि इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? विच इज मोर एसिडिक? कैन यू गेस? फर्स्ट ज्यादा एसिडिक होगा या सेकेंड? आंसर है कि फर्स्ट ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। उसका रीजन क्या है आप देखें, इसमें प्लस हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, ये -M-I लग रहा है। ठीक है ना, इसीलिए आप कह रहे थे ना कि हाइपर कंजुगेशन लग रहा है तो ये एसिडिक्शन को कम कर देगा, शायद यही था। यहां पर भी -M-I लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है यहां पर? बोलो, क्या बता रहा है आनंद, तू क्या बता रहा है?
दिस गोज आउट ऑफ प्लेन ड्यू टू SIR, ठीक है ना। और इसीलिए सो -m इज नॉट फुल फ्लेज्ड, -m इफेक्ट इज नॉट फुल फ्लेज्ड। इसमें NO2 का -m जो है ना वो पूरी तरीके से लग नहीं पा रहा है, ये बार बार आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, वापस आता है, वो -m लगवा रहा होता है और लेकिन फिर से वो आउट ऑफ प्लेन ले जाता है। तो यहां पर NO2 का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जबकि यहां पर क्या है, यहां पर -m इज फुल फ्लेज्ड। क्यों, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ज्यादा एसिडिक कौन है? फर्स्ट, क्योंकि -m NO2 का जो -m है वो फर्स्ट में ही ठीक से ऑपरेट हो पा रहा है, सेकंड में NO2 का -m क्यों ऑपरेट नहीं हो पा रहा है? SIR की वजह से वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, ठीक है ना। ऑल्दो इन केस ऑफ सेकंड CH3 इज नॉट एक्सर्टिंग प्लस हाइपर कंजुगेशन which is present in case of first, but -m of NO2 is very dominant in case of first, and that -m of NO2 is not being operated properly full fledged in case of second because of SIR. समझ में आई बात? एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग नाइट्रोफिनॉल का, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल खुद। चलो जरा इफेक्ट्स बताओ। -m -i, यहां पर केवल -i और यहां पर -m -i। देखने से लग रहा है कि फर्स्ट को सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, क्योंकि -m तो खैर थर्ड में भी है लेकिन -i उसका नजदीक है, लेकिन फर्स्ट थोड़ा सा कम एसिडिक रह जाता है बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिफोर द रिमूवल ऑफ H+. Although intramolecular hydrogen bonding before the removal of H+ is not very important, but it gains little importance in case when all the other electronic effects are exactly identical. मैं फिर से बोलता हूं, removal of intramolecular hydrogen bonding before the removal of H+ is not important, but it becomes little important only in case when all the other electronic effects are exactly identical. और जो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकलने वाला था, अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हिस्सा बन गया तो उसका रिमूवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। हालांकि बिफोर रिमूवल ऑफ H+ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है, लेकिन उसको थोड़ी इंपॉर्टेंस मिल जाती है कब? जब दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स एग्जैक्टली क्या हो? आइडेंटिकल हो। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन? बोलो थर्ड, फिर फर्स्ट, लास्ट में फोर्थ हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखने में ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में थर्ड थोड़ा ज्यादा एसिडिक है, फर्स्ट स्लाइटली कम हो गया बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिफोर द रिमूवल ऑफ H+. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिफोर द रिमूवल ऑफ H+ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, but it gains little importance only in case when all the other electronic effects are exactly identical. बात समझ में आ गई? कर लोगे इसको? फर्स्ट और सेकंड में बोलो। फर्स्ट और सेकंड में आपने फर्स्ट को फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, एक एसिड है दूसरा एसिड का सॉल्ट है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये चेक करना है, ठीक है ना। अगर कभी कोई एसिड 1 किसी सॉल्ट ऑफ एसिड 2 से रिएक्शन करे और एसिड 1 खुद सॉल्ट में चला जाए और एसिड 2 को बाहर कर दे, तो ऐसा तभी संभव है जब एसिड 1 एसिड 2 से ज्यादा स्ट्रांग। पॉसिबल ओनली व्हेन, पॉसिबल इफ Ka of acid 1 is more than that of acid 2. मतलब समझ रहे हो? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है। बात समझ में आई? स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेसेस वीक एसिड फ्रॉम द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। जरा लिखें आप, जरा लिख लें फिर इसको नोट कर लीजिएगा। आप लिखें स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेसेस वीक एसिड
strong acid displaces weak acid from the salt of weak acid. Strong acid displaces weak acid from the salt of weak acid. ठीक है ना, बात समझ में आ गई? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में से, वीक एसिड के सॉल्ट में से वीक एसिड को निकाल देता है. इसका मतलब दैट मीन्स, नीचे लिख लें, दैट मीन्स रिएक्शन गोज इन दैट डायरेक्शन. दैट मीन्स रिएक्शन गोज इन दैट डायरेक्शन वेयर weak acid is present. That means reaction goes in that direction where weak acid is present. बात समझ में आई? अगर मैं यहां पर एक रिएक्शन लिखूं ऐसी जिसमें एक एसिड हो और दूसरा एसिड का सॉल्ट हो, और आपसे पूछूं कि क्या ये रिएक्शन संभव है, इज इट फिजिबल रिएक्शन, तो आपको बस ये चेक करना है कि दोनों तरफ के एसिड्स में से कौन सा एसिड वीक है. अगर वीक एसिड राइट में है तो रिएक्शन राइट में जाएगी, और अगर वीक एसिड लेफ्ट में है तो रिएक्शन लेफ्ट में जाएगी, यानी कि फिजिबल नहीं होगी. नॉट फिजिबल मीन्स इट विल नॉट गो इन दी राइट डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो बताओ, हमारे पास दो एसिड्स हैं, एक है फॉर्मिक एसिड और एक है एसिटिक एसिड. विच वन इज वीकर? टेल मी. एसिटिक इज वीकर. अगर ये वीक एसिड है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है? फिजिबल है. रिएक्शन इज फिजिबल, दैट मीन्स रिएक्शन विल गो इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन. बात समझ में आ गई? अगर हम ये वाला एग्जाम्पल ले लें, पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हैं और सोडियम सॉल्ट भी ले सकते हैं. फॉर्मिक एसिड और पोटेशियम बेंजोएट लिया था, और अब जो है उसने बेंजोइक एसिड को बाहर निकाल दिया है और खुद पोटेशियम फॉर्मेट बन गया. क्या ये पॉसिबल है? विच एसिड out of formic and benzoic is weaker? benzoic is weaker. मैंने बताया था कि ये एक एक्सेप्शन है. हालांकि एरोमेटिक एसिड हमेशा एलिफेटिक की अपेक्षा ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फॉर्मिक एक एक्सेप्शन है. ठीक है ना? जरा इसको बताना. CH3COOH PHCOONA, ये भी सोडियम बेंजोएट है, और बाद में ये CH3COONA बन जाए, मतलब ये सोडियम सॉल्ट बन जाए और बेंजोइक एसिड बाहर निकल जाए. क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगी? कौन सा एसिड वीक है, एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड? ये एक वीक एसिड है, तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, हम बोलेंगे नॉट फिजिबल. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको बताना होगा कौन सी रिएक्शन फिजिबल है. कई बार वो बोलते हैं कि आप रिएक्शन कंप्लीट करें और फिर बताएं कि फिजिबल है कि नहीं. जैसे मान लो हमने ये वाला प्रोडक्ट नहीं लिखा होता तो आप तो लिख तो लेते ना, H को इधर करना है, Na को इधर करना है. क्यों? ऐसे ही प्रोडक्ट बनाने हैं. समझ में आ गई बात? बोलो. CH2ClCOOH और HCOONA सोडियम फॉर्मेट है. इसमें से क्लोरो एसिटिक एसिड का बन गया सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ क्लोरो एसिटिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड बाहर निकल गया. क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगी? कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रांग है, क्लोरो एसिटिक या फॉर्मिक? मतलब वीक कौन है? वीक क्लोरो एसिटिक वीक है या फॉर्मिक वीक है? फॉर्मिक वीक है. ठीक है, तो ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी. जल्दी जल्दी नोट करो. ऑर्थोटोलुइक एसिड और बेंजोइक एसिड के पैरा पर, चलो यहां छोड़ देते हैं. COO- ले लिया. बताओ भाई, सॉल्ट बन गया वापस से. यहां मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, और बेंजोइक एसिड बाहर निकल गया. कौन सा एसिड वीक है? बेंजोइक वीक है या ऑर्थोटोलुइक वीक है? बोलो. बेंजोइक वीक है. क्यों ये स्ट्रांग निकला? ये स्ट्रांग क्यों निकला? ऑर्थो इफेक्ट की वजह से.
ये ऊपर वाली रिएक्शन तो फिजिबल थी, ये 6th के लिए बोलो, विल इट बी फिजिबल जेंटलमैन? कौन सा वीक है, फिनॉल या कि ऑर्थोक्रेसॉल? ये वीक है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। इसी तरीके से रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट और बता देता हूं। ये एक टेस्ट भी है, एक एसिड का टेस्ट भी है, ये CO2 निकलती है इसमें से। तो आप देखें, अगर कोई एसिड ले लें, मान लीजिए हमने ले लिया एसिटिक एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड ले लिया है, और अगर ये रिएक्शन होती है तो बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ये फिजिबिलिटी का ही केस है, और ये बन जाएगा H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं H2O प्लस CO2, और इसमें से CO2 निकलती रहती है, ठीक है ना? बात समझ में आई? इसकी pKa वैल्यू है, हम लोगों ने नोट किया है, प्लस 6.4, और इसकी pKa वैल्यू है 4.7। तो बोलो कौन वीक है, कार्बोनिक या एसिटिक? अगर वीक है तो रिएक्शन हो जाएगी और CO2 निकल जाएगी। इसका मतलब ये वाला जो एसिड है वो बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा। हम लोगों ने POC में नोट कर लिया था, जस्ट नोट कर लिया था कि बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन से देते हैं कौन से नहीं देते। आज हमें पता लग जाएगा कि जो भी एसिड कार्बोनिक से ज्यादा स्ट्रांग होगा वो बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा। बात समझ में आ गई क्या? चलो जरा बताओ, सल्फोनिक एसिड करेगा कि नहीं करेगा? टेस्ट देगा ये? कई तरीके से पूछा था, टेस्ट पॉजिटिव देगा या नहीं, CO2 निकलेगी या नहीं। अच्छा ध्यान रखें, CO2 जो है वो इस वाले कार्बोनेट से निकलती है ना कि COH से। फिनॉल के लिए आपका क्या कहना है? फिनॉल का pKa वैल्यू है 10, क्या ये रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? तो हम कहेंगे फिनॉल ये टेस्ट नहीं देता। नाइट्रोफिनॉल से टेस्ट देते हैं। पिक्रिक एसिड के लिए क्या कहोगे? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये कर लेगा टेस्ट? ये दे देगा। मैं यहां पर कुछ एसिड्स लिख देता हूं, आपको बस बताना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। सोडियम बाइकार्बोनेट विच विल गिव पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। बोलो। जो पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव लिख देना और बाकी नेगेटिव लिख देना। चलो मुझे बता दो, सारे इनऑर्गेनिक एसिड तो दे देंगे टेस्ट। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव,
ये नेगेटिव हो जाएगा, क्यों बेटा? ये नेगेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड सभी देते हैं ये टेस्ट। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, पॉजिटिव करेगा। ये अल्कोहल, नेगेटिव। ये भी अल्कोहल है। ये अल्कोहल है या फिनॉल है? अगर फिनॉल होता तो भी नेगेटिव कर रहा होता, वैसे ये अल्कोहल है। ये पॉजिटिव कर देगा, ये नेगेटिव कर देगा। ये पॉजिटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड पॉजिटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड पॉजिटिव, अल्कोहल नेगेटिव। फिनॉल नहीं देता टेस्ट, लेकिन डाइनाइट्रोफिनॉल ये टेस्ट देगा। ट्राइनाइट्रो भी करेगा, और ट्राइनाइट्रो बेंजोइक एसिड तो करेगा इसे ही, ठीक है ना? तो बाइकार्बोनेट टेस्ट